अब तक हमने पढ़ा कि वीरांशु अपने आदमी को फोन करके कुछ उसे इंस्ट्रक्शन देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त की तू बहुत जोर जोर से चला रही थी क्योंकि उसे कुछ अनहोनी होने का डर हो रहा था और उस कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह बार बार चिल्ला कर अपने आप को छोड़ देने के लिए बोल रही थी लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। तभी उसे कमरे का फिर से दरवाजा खुलता है और वहां पर समीर आता है जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा खुश लगा था। समीर के आते ही उसके गॉड्स उसे कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर देते हैं और अचानक से रोशनी पड़ने पर कि तू अपनी आंखें बंद कर देती है क्योंकि उसकी आंखें ओझल हो रही थी। तभी समीर कहता है, मुझे नहीं पता था कि माफिया की जगह पर बैठने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की जरूरत होगी और तुम्हारी वजह से वह काम मेरा बहुत आसानी से हो रहा है। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई मान गया है कि वह मुझे अपनी माफिया की गद्दी की देगा, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हारे भाई के बातों पर नहीं आने वाला। मैंने उसे यह कहकर डर तो दिया है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं और वह डर भी चुका है, लेकिन मुझे वीरांशु से बदला लेना, इसलिए मैं तुमको जिंदा तो नहीं छोड़ सकता हूं, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने माफिया के काम को निपटाना होगा, तभी कर सकता हूं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा तुम्हें चख तो लूं। और जैसे ही ऐसा में उसे होने वाला होता है वैसे कि तू अपनी आंखें बंद कर लेती है, तभी समीर का फोन अचानक से जोर जोर से रिंग करने लगता है। तभी समीर फोन उठाते हुए कहता है, क्या हुआ, इस वक्त मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे? इस वक्त अगर तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं होगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सामने से कुछ आवाज आती है जिसे सुनकर समीर घबरा सा जाता है और बोलता है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम उसका पता लगाओ। इतना करके वह फोन कट कर देता है। वही किट्टू जो भी डाली हुई थी वह अपनी आंखें खोलकर समीर को सवालिया नजर से देख रही थी। तभी समीर कहता है, इस बार लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कि वह अपने गार्डों को इशारा करता है और उसके गॉड्स उसे कमरे की सारी लाइट्स बंद कर देते और वह वहां से चल जाता है। और किट्टू जोर जोर से रोने लगती क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे पता था कि यह जो सामने इंसान है वह अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह इतना बड़ा साजिश रखेगा उसके साथ। लेकिन वह इस वक्त रन के सिवाय कुछ भी नहीं कर पा रही थी जिससे उसको अपने आप पर और गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त सम्राट अपने आदमियों को सारे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, कुछ देर में यहाँ पर आ जाना चाहिए। दरअसल वह यानी सम्राट माफिया की मीटिंग के लिए सबको बुला रहा था और वह कुछ ऐसा नहीं होने देना चाहता था जिससे सम्राट को उसकी बहन को जाने पड़े, क्योंकि वह समीर की पागलपन से अच्छे से वाकिफ था। लेकिन वह तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था अपनी बहन के लिए, जिससे उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद माफिया की मीटिंग में सारे लोग जो भी माफिया के सदस्य थे वह सब वहां पर आ जाते हैं और सवालिया नजर से सम्राट को देखने लगता है, क्योंकि सम्राट बहुत हड़बड़ी में उन लोगों को बुलाया था जिससे उनको सख्त हो रहा था, लेकिन वह भी अपने बॉस से कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। तभी सम्राट कहता है, मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी घोषणा करनी है। तभी सम्राट कुछ कहने वाला होता है, वैसे ही पीछे से किसी की जोर जोर से रोने की और दर्द में चीखने की आवाज में आ रही थी, जिससे सारे लोग चौंक जाते हैं। और तभी सम्राट कुछ ऐसा देखा है जिससे वह चौंक जाता है। आखिर क्या देखा था सम्राट ने, क्यों वह चौंक गया? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। अब आगे सम्राट आगे कुछ बोलने वाला था, वैसे ही उसे किसी की आवाज आती है जो कि जोर जोर से मैं रो रहा था, शायद उसे किसी ने बहुत गंदे तरीके से मारा था। तभी सम्राट और उसके सारे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एक आदमी दिखता है जो कि बहुत बुरी हालत में था। तब भी सम्राट उसे आदमी का चेहरा ध्यान से देखा है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं तो समीर होता है। तभी सम्राट को समीर के पीछे से एक शख्स दिखता है। उसे शख्स को देखकर सम्राट खुश हो जाता, क्योंकि वह शख्स और कोई नहीं भी राज होता है। तभी सम्राट समझ जाता है कि वीरांशु ने जरूर समीर के साथ कुछ ऐसा किया है जिस समय की ऐसी हालत हो गई है। वीरांशु तिरछी मुस्कान से समीर और सम्राट को देख रहा था। फ्लैशबैक, इस वक्त सम्राट अपने राइट हैंड को फोन करके माफिया मीटिंग को अरेंज करने के लिए बोला जाता है। तभी वीरांशु के दिमाग में कोई प्लान आता है जिससे वीरांशु के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कराने लगता है। अब आगे वीरांशु अपने आदमियों को फोन करके कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और फोन कट करके वहां से चल जाता है। कुछ देर बाद एक सुनसान इलाके में एक गाड़ी आकर रुकती
है जहां पर चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई नहीं आता जाता हो। तभी गाड़ी का पिछली सीट का दरवाजा खोलना है और समीर घबराते हुए चारों ओर देखने लगता है। तभी समीर चारों ओर देखते हुए कहता है, कौन हो तुम और तुमने मेरे भाई को किडनैप क्यों किया है? वह इतना बोलता ही है तभी उसके सामने उसकी भाई की लाश जाकर गिरती है, जिससे वह 2 कदम पीछे हो जाता है। तभी वह देखता है उसका भाई जोर जोर से रोककर बहुत ज्यादा ही, भाई उसने 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 मेरे साथ, वह इतना ही बोल पाता है। तभी उसकी सांस थाम जाती है और वह इस दुनिया को छोड़कर चल जाता है। तभी समीर अपने भाई को उठाते हुए कहता है, कृष्णा में क्या हुआ मेरे भाई? तूने तो कहा था कि तुम विला में ही रहोगे, लेकिन तुम अपने विला से क्यों बाहर है? मुझे पता था कि हमारे दुश्मनों ने हम पर डांट लगा कर बैठा, लेकिन तू विला से क्यों आ रहा है? अगर आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता हूँ। तभी इसके कानों में किसी की डरावनी आवाज आती है, जो कि और कोई नहीं वीरांशु होता, और कहता है, तुमने मेरी किट्टू को किडनैप करके क्या सोचा था कि तुम मुझे मेरा सब कुछ छीन लोगे और सम्राट से भी? लेकिन तुम ये भूल गए थे कि मेरी कमजोरी है तो तुम्हारी भी कमजोरी है। दुनिया में हर एक इंसान के पास कोई ना कोई ऐसी कमजोरी है जिसका फायदा सब उठाते हैं, और वैसे ही मैं भी तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया। तुम्हारा ये भाई जो कि 1 नंबर का कमीना था, मैंने उसे दुनिया से ही छुटकारा पा दिया। वैसे भी तुमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, तुमने उसे बहुत छुपा कर रखा, लेकिन वह कहते हैं ना, कुत्ते की मौत एक न एक दिन आता ही है, और तुम्हारे भाई की अजय है। इतना कहकर वह जोर जोर से मुस्कुराने लगता है। तभी समीर गुस्से से उठकर उसे एक थप्पड़ मारने ही वाला था। वैसे है वीरांशु उसका हाथ पकड़ के जोर से पीछे से मरोड़ देता है, जिससे समीर की एक कहानी निकल जाती है और वह बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? तुम जानते नहीं हो वह इतना ही क्या पता? तभी वीरांशु कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किट्टू को किडनैप करने की? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और तुम इससे भी ज्यादा बुरी मौत की लोग। यह वीरांशु सिंघानिया का वादा है तुमसे। इतना करके वह समीर को बहुत जोर जोर से करने लगता है। कुछ देर तक दोनों की ऐसे ही फाइट होती रहती है, लेकिन वीरांशु के मुकाबले समीर का उतना नहीं चलता और वह वीरांशु की एक मार्च से नीचे गिर जाता है और उसके गाल, उसका पूरा चेहरा सूज जाता है थोड़ी ही देर में। तभी वीरांशु उसे अपनी कार में बैठता है और अपने आदमियों के साथ सम्राट के पास ले जाता है, क्योंकि उसे पता था अगर वह सही समय बस आमिर को सम्राट के पास नहीं लेकर गया तो वह उसे माफिया का दर्जा दे देगा, जो कि वीरांशु को गवारा नहीं था, क्योंकि इस जैसे इंसान को माफिया बनने का कोई भी हक नहीं था। दरअसल वीरांशु ने सोचा कि उसकी एक कमजोरी है, वैसे ही समीर की भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी, और सम्राट ने जिस आदमी को पकड़ा था उसी के जरिए समीर की भी कमजोरी पकड़ ली और उसके विला में घुसकर उसके भाई को बाहर निकाल कर उसे वीरांशु ने मार दिया, क्योंकि उसका भाई अच्छा इंसान भी नहीं था और उसे भी जीने का हक नहीं था। कवि सम्मेलांशु ने समीर को एक सुनसान जगह पर अकेले आने को बोला, जिसकी वजह से समीर अपने भाई की मोह माया में अकेले बिना किसी गार्ड को इन्फॉर्म किया अपने भाई से मिलने चला गया, और समीर की बेवकूफ़ी पर वीरांशु को बहुत फायदा। फ्लैशबैक एंड सम्राट इस वक्त खुशी हो रहा था। तभी उन दोनों के कानों में समीर की मुस्कुराती हुई आवाज आती है, मैं तो मिल गया, लेकिन तुम लोग किट्टू का कभी पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि तू एक ऐसी जगह पर है जहां पर अगर मैं नहीं भी गया ना तो भी किट्टू वहां से बाहर नहीं निकल पाएगी। मुझे क्या, मेरे बहुत ही खास आदमियों को पता है कि तुम्हारी किट्टू कहाँ है। अगर मैं 10 मिनट के अंदर अपने जगह पर नहीं पहुंचा तो तुम्हारी किट्टू की जान मेरे आदमी ले लेंगे। जिसे सुनकर वीरांशु और सम्राट दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि समीर केतु को ऐसी जगह पर छुपा देगा जहां से उसे मिलना मुश्किल है। लेकिन वीरांशु हार नहीं माना और वह समीर को मारता रहा और मरते मरते पूछा था, बोल मेरी किट्टू कहाँ? इतना करके वैसे जोर जोर से मार रहा था। तभी समीर, क्या था? तुम चाहे मुझे कितना भी क्यों ना मालूम, मैं तुम्हें पता नहीं दूंगा। जिसकी वजह से विराजो बोलता है, कोई नहीं, अब तुम्हारा फोन है, हमें कितने तक पहुंच कर ले जाएगा? तभी समीर हंसते हुए कहता, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे फोन और पता करने भी जाओगे तो कम से कम 2-3 दिन लग ही जाएंगे। लेकिन इस वक्त 10 मिनट का खेल, अगर मैं 10 मिनट में अपने मेरे पूरे बेसमेंट में धीरे धीरे करके चारों तरफ आग लग जाएगी और मेरे ही फिंगरप्रिंट से मेरा बेसमेंट खुलता है, जिसकी वजह से तुम अगर मेरा खास बेसमेंट भी ढूंढ लोगे तो भी मेरे हाथ के बिना तो मुझे नहीं खोल सकते।
इतना करके वह जोर जोर से मुस्कुराने लगता है। वही सम्राट और वीरांशु को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी सम्राट को सोते हुए कहता है, अब तुम हमें किट्टू का पता नहीं बताओगे तो तुम्हारे जिंदा रहने का क्या फायदा। इतना करके सम्राट अपने पेट की पॉकेट से गाने निकलता है और वह समीर को डराते हुए उसे गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन इसका समीर पर कोई प्रभाव नहीं था क्योंकि शायद उसको भी इस वक्त जीने का कोई नेता, क्योंकि उसका एक लड़का भाई उसे छोड़कर चला गया था। उसके अलावा उसका उसे दुनिया में कोई नहीं था और जिसकी वजह से उसका भाई मारा वह से भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। वह जानता था कि अगले 10 मिनट में उसका पूरा बेसमेंट में आग लग जाएगी, जिसकी वजह से किट्टू भी मर जाएगी और उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। इसलिए वह नहीं चाहता था कि वह किसी भी हालत में लोगों को पता लगाने दे, इसलिए वह इन लोगों को अपनी बातों में उलझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे सम्राट ने उसे पर गोली तनी उसे थोड़ा तो डर लगा था, लेकिन उसने फिर भी बोला, अगर तुम मुझे मारना चाहते तो तुम मुझे अभी ही मार सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना, मुझे करने के बाद तुम्हारी बहन तुम नहीं मिलेगी और मेरा बदला भी पूरा हो जाए। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर सम्राट कुछ करता ये कहता उससे पहले ही वीरांशु अपने पंजों के बल बैठकर अपने मोजे में छुपी धारदार चाकू, जो कि बहुत ही स्टाइलिश, सुबह में विराट चुके पर के चारों तरफ उसे खंजर का पता लगा हुआ था और वीरांशु उसे खंजर को रखने की अच्छी जगह भी था और अपने खंजर निकाल कर समीर का वही अंगूठा काट लेता है जिससे वह बेसमेंट खोलने वाला था और वह काट कर अपने पीछे गार्डों को कुछ इशारा करता है, जो कि इस वक्त उसके पीछे ही उसकी निगरानी में खड़े थे। वीरांशु की यह हरकत देखकर समीर के साथ साथ सम्राट और उसके बाकी बचे आदमी भी चौंक जाते हैं और वह कुछ खाने ही वाले थे। वैसे ही वीरांशु वहां से चल जाता है, लेकिन सम्राट को पता था कि वह वीरांशु भी जो भी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ किट्टू के लेकर आया था, क्योंकि किट्टू की अभी जान खतरे में थी। अपने गाड़ी सड़कों पर इधर उधर दौड़ी जा रहा था क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह अपने उसे आदमी को फोन करता है जिसके पास समीर का एक गार्ड था पड़ा हुआ। तभी वीरांशु कहता है कि कैसे भी करके उसे गार्ड के मुंह से बुलवाओ कि समीर का बेसमेंट कहाँ जाऊं, उस किट्टू को छुपा के रख। और वह गार्ड की बस करके फोन स्पीकर पर करके समीर के गार्ड को जोर जोर से मरने लगता है और किट्टू के बारे में पूछने लगता है मार मार के, जिससे समीर का गार्डन रोते हुए कहता है, सर मुझे माफ कर दिया, मुझे नहीं पता कि किट्टू कहाँ है, लेकिन मुझे ये पता है कि समीर का वह बेसमेंट कहाँ पर है। मैं वहाँ कहीं गया तो नहीं, लेकिन वह काफी सुनसान इलाके में है और वहाँ पर सूरज की रोशनी भी अच्छे से नहीं जा पाती, जंगल की तरफ है। इतना कहकर वह कुछ और उसे बेसमेंट के बारे में जानकारी देने लगता है जो भी उसे पता था, जिसे सुनकर वेदांशु सच में पड़ जाता है कि वह जगह आखिर कहाँ होगी। तभी उसे याद आता है कि लंदन में एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफी सारे जंगल और वहाँ पर कोई ज्यादा आता जाता भी नहीं है और वहाँ पर सूरज की रोशनी भी काम आती है और वह बहुत अच्छी सोचने लगता है। तभी वह अपनी गाड़ी तेजी से दौड़ आता है और इस जंगल की तरफ जाने लगता है। इस वक्त 5 ही मिनट बचे हुए थे किट्टू को बचाने के लिए। भाई की तो इस वक्त हल्की हल्की बेहोशी में जा रही थी क्योंकि उसे इस बंद कमरे में अच्छे से सांस लेने में नहीं बन रहा था। तभी थोड़ी देर बाद उसे बेसमेंट में किट्टू को फायर अलार्म की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे बेसमेंट से ही आ रही थी। उसके चारों तरफ से जैसे किट्टू को डर लगने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि कहीं ना कहीं इस बेसमेंट में आग लग गई है और तुम्हें वह नहीं मरना चाहती थी, इसलिए वह जोर जोर से सबसे मदद मांगने लगते हैं, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। धीरे धीरे किट्टू को जलन भी होने लगती है उसे आज की तपती गर्मी के वजह से, जिससे कि तू और ज्यादा रोने लगती है। उसका पूरा शरीर लाल हो गया होता है और धीरे धीरे उसे कमरे में धुआं भी बढ़ने लगता है चारों तरफ से आया हुआ। तभी कि तू बेहोश होने ही वाली थी, वैसे ही वह देखी है कि कोई उसे कमरे का दरवाजा खोलकर तेजी से उसी की तरह फाड़ रहा था, लेकिन वह जैसे कुछ कर पाती उससे पहले ही वह भी हो साथ हो जाती है और वह इंसान जो कि और कोई नहीं वीरांशु होता है, जिसे इस जगह के बारे में पता चल गया था। वह समीर के फिंगरप्रिंट्स उसके अंगूठे की मदद से अनलॉक करके इस बेसमेंट में आ जाता है और चारों तरफ आग ही आग फैला हुआ देखकर पूरा घबरा जाता है, लेकिन उसे सबसे पहले कट को खोजना था, इसलिए वह सारे कमरों की तरफ जाकर देखने लगते हैं। तभी उसे कैमरा दिखता है जो कि बाहर से बंद था और उसमें से किसी की आवाज आ रही थी हल्की हल्की। उसे बेसमेंट के सारे गॉड्स बाहर चले गए थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनके बस
अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में और इस बेसमेंट में भी आग लगने वाली, इसलिए वह सब किट्टू को इस हालत में छोड़कर वहां से चल जाते हैं डर के मारे। और वीरांशु तभी किट्टू जाता है। अब क्या होगा आगे? क्या वीरांशु किट्टू को बचा पाएगा? क्या किट्टू की जान चली जाएगी? क्या बच्चे अपनी मां को देख पाएंगे? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। अब तक हमने पढ़ा कि किट्टू की जान खतरे में थी और अचानक से विराज वहां पर आकर काइट को बचा लेता है। अब आगे कुछ देर बाद वीरांशु इस वक्त लंदन के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज करवा रहा था क्योंकि वह काफ़ी चोट आ रखी थी जिसके वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी और शायद किट्टू को किसी ने क्लोरोफॉर्म भी सुधार दिया था जिसकी वजह से कितने की हालत ऐसी हो गई थी। तभी वीरांशु का फ़ोन बजता है और वीरांशु किट्टू के वार्ड की तरफ देखते हुए ही फ़ोन उठाता है। वहीं दूसरी तरफ मिला के अंदर कर जो कि सारे नौकरों का हेड होता है वह डर के वीरांशु को फ़ोन करता है क्योंकि बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी क्योंकि वह अपनी मां के लिए बहुत ज़्यादा ही रो रहे थे और उनको बहुत तेज फीवर भी हो गया था। डॉक्टर की दवाई भी उनके कोई काम नहीं आ रही थी जिसके वजह से वह लोग घबरा जाते हैं और उनके बॉस को फ़ोन करने लगते हैं। वीरांशु फ़ोन उठाकर दूसरी तरफ की बात सुनने लगता है जो कि इस हेड नौकर का था जो वीरांशु को बच्चों की हालत के बारे में बता रहा था। बच्चों की ऐसी हालत, बच्चों की ऐसे हाल सुनकर विराजो घबरा जाता है और वो अन्य नौकरों को बोलता है तो मेरे बच्चों का ख्याल रखो और डॉक्टर को भी जल्दी से जल्दी वाहन पर भेजो, मैं रहा हूँ कुछ डर में। इतना करके वो फ़ोन कट कर देता और अपने खास आदमी को फ़ोन करता है जिसका नाम शेरा होता है। तभी शेरा कहता है जी बॉस। तभी वीरांशु कहता है तुम मेरे घर पर अभी के अभी जाओ और मेरे बच्चों को लंदन के बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाओ, उनकी हट मेरे वाहन जाने से पहले सुधारे जानी चाहिए, नहीं तो तुमने जानते मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। फिर आपने बॉस की ऐसी धमकी बड़ी बातें सुनकर घबरा जाता है और वो जी बॉस करके फ़ोन कट कर देता था। वहीं वीरांशु के पीछे सम्राट जो अभी आया था वह वीरांशु और उसके नौकरों की सारी बातें सुन लेता है जिससे सम्राट भी डर जाता है। लेकिन वीरांशु को अपने बच्चे और फिरकू की पर्व देखते सम्राट को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी सम्राट कहता है क्योंकि उस पता चल रहा था कि वीरांशु किट्टू की हालात देखकर यहाँ से नहीं जाना चाहता था लेकिन उसके बच्चों क्या हालात भी खराबी हो गई थी जिसकी वजह से वीरांशु पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि उस कहाँ जाना चाहिए। और इसी बात को समझकर सम्राट वीरांश से कहता है तुम बच्चों के पास जाओ, मैं यहाँ किट्टू को देख लूंगा। वैसे भी किट्टू कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी लेकिन उससे जब पता चलेगा कि उसके बच्चों की ऐसी हालात हो गई है वो ये सह नहीं पाएगी। और वैसे भी आए इस वक्त बच्चों बहुत रो रहे होंगे क्योंकि उनकी मैं से जो दूर हो गई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो नहीं जाती तो मैं छोड़ के तुम्हें आराम आराम से सब कुछ हैंडल करना था, लेकिन तुम इतने गुस्से में और इतने जलन में है अंधे हो गए कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वीरांशु कहता है मैं क्या करूं, वो मेरे पास भी नहीं आती लेकिन वो मुझे भी नहीं समझ पाती। माइक आए इस हालात में हूँ, मैं किस सिचुएशन में गुजारा हो लेकिन मैं फिर भी उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। अगर वो मेरे पास से जाए तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ सरे बुरे कम, लेकिन वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाती। हाँ मेरे से गलती हो गई थी, मैं रहा हूँ लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिलेगी। 4 साल प्यो 4 साल उसके बिना भी हर तरफ उस पागलों की तरह, लेकिन वो मुझे नहीं मिली और अभी जाकर वो मिली है तो वो मुझसे दूर भाग रही है। ये सब देखकर मेरा खून खोलता है लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। वीरांशु की ऐसी दुविधा में बड़े बातें सुनकर सम्राट उसे समझाते कहता है देखो आए इस वक्त बच्चों के पास तुम्हारा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और किट्टू जब होश में जाएगी तो मैं उस समझाऊंगा, मैं उससे बताऊंगा, मुझे यकीन है वो मेरी बात मानेगी और वो ये भी जान पाएगी कि तुम कितना तड़पे हो, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इतना कहकर वो वीरांशु को जाने के लिए बोलता है। फिर अंश का जाने का मैं नहीं था लेकिन वो अपने बच्चों की हालात देखकर वाहन से जल जाता है। कुछ घंटों बाद लंदन हॉस्पिटल की आंख धीरे धीरे खोलती है और वो अपनी आंखें खोल के चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी उस पता चलता है कि वो किसी हॉस्पिटल में। तभी वो सोचने लगती है कि वह यहाँ पर कैसे आए, फिर उसे सदी पिछली बातें याद आने लगती है जिसकी वजह से वो अपने सर पे हाथ रख लेती है। तभी वह सोचाती है कि उससे किसने यहाँ पर लाया और इतना
क्या है वो अपने दिमाग पे जोर डालने लगती है। तब भी उस किसी पर परछाई याद आ रही थी और धीरे धीरे वह परछाई उस दिखने लगती है और जैसे ही वह उत्तक का चेहरा देखिए वह चौंक जाती है और अपने आप से ही कहती है वीरंशु, लेकिन वो मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा। वो इतना सबको सोच ही रही होती है और इतनी अपने आप में डूबी होती है कि उसे अपने कमरे में बैठा हुआ सम्राट नहीं दिख रहा था जो कि कब से उसी की हरकतें देख रहा था। और जैसे ही उसने किट्टू का सवाल सुना वो मुस्कुराते कहता है क्योंकि वो तुमसे बेनतहा प्यार करता है कि अचानक से किसी की आवाज़ सुनकर किट्टू आसपास देखने लगती है। तभी उसका भाई सम्राट दिखता है जो उसको बताते कहता है वो तुमसे बेनतहा प्यार करता है। अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर गू गुस्से से कहती है वो इंसान जिसने मेरे साथ ये सब किया, जिंदगी भर का ढोक दे दिया, वो मुझसे प्यार करेगा। आप किस गलत फैमिली में हो। तभी सम्राट कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस दुख से गुजारी हो, लेकिन तुम भी समझो तुमने कभी उससे अपनी जगह पे रख कर देखा है। हाँ भले ही उसने गलती की, उसने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम्हें नहीं पता वो अपनी गलती का पछता हुआ पिछले 4 सालों से भुगत रहा है। उसकी ऐसी हालात अगर तुम भी देखती तो तुम भी कांप जाती, लेकिन तुमने कभी उसकी अच्छी साइड नहीं देखी, तुमने हमेशा उसकी बुरी साइड देखी है। तभी किट्टू कहती है मुझे उसकी अच्छी साइड देखनी भी नहीं है, मुझे आन इंसान के बारे में कुछ सुनना भी नहीं है। हाँ पहले उसने मेरी जान बचाई, लेकिन इसके बदले में मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी जिससे मुझे और दुख हो। तभी सम्राट उससे समझाते कहता है मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त तो बहुत कुछ अपने दिमाग में लेके सोच रही हो, लेकिन तुम मुझे अपना बड़ा भाई अगर मानती हो तो अपने बड़े भाई की पूरी बात सुन लो। इतना करके वह वीरांशु के हैं सब कुछ बताने लगता है कि पहले वीरांशु कैसा था। फिर अंशु पहले बहुत गुस्सेल और बहुत खड़ूस टाइप का इंसान था। सम्राट उस अच्छी तरीके से जानता था कि उनकी दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। सम्राट है अच्छे से जानता था कि वीरांशु एक बुरा इंसान नहीं था, बस उसे गुस्सा ज्यादा आता था और वह किसी भी चीज को दोनों तरफ से नहीं देखा था, वह सिर्फ एक बात सुनकर फैसला ले लेता था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती थी। लेकिन जब से उसने किट्टू के साथ ऐसा किया वह हर पल शराब के नशे और गम के नशे में डूबा रहता, वह हर तरफ किट्टू को खोजता रहता है। कैसे उसने किट्टू के लिए इतने साल बिना शादी किए बिना कुछ किया अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ किट्टू के नाम बिताकर वह जी रहा था। सम्राट ही जानता था कि उसे किट्टू को छुपाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसे अपने सारे पावर्स उसे करने पड़े किट्टू को छुपाने के लिए। नहीं तो अगर वीरांशु को भनक भी पड़ जाती कि विकितू सम्राट के पास है तो वाराणसी कैसे ना कैसे करके अपनी पावर उसे करके किट्टू को ले लेता। भले ही सम्राट माफिया किंग है, लेकिन वीरांशु का भी काफी डब्बा था माफिया वर्ल्ड में, लेकिन उसने एक माफिया वर्ल्ड में कम नहीं रखा सिर्फ और सिर्फ किट्टू के वजह से। और वह कोई बुरा भी काम नहीं करता है सिर्फ और सिर्फ किट्टू की वजह से। वह तो समीर ने किट्टू के साथ ऐसा किया इसलिए वीरांशु ने उसकी ऐसी हालत कर दी। और इतना कहकर सम्राट अच्छे तरीके से किट्टू को विराज के बारे में समझने लगता है, जिससे इस बार किट्टू जो वीरांशु के नाम से चिढ़ जाती थी वह आराम से सुन रही थी, क्योंकि उसे अब अपने भाई की बातें सच लग रही थी और उसे वीरांशु भी सच लग रहा था। उसे अब कोई दिक्कत नहीं हो रही थी वीरांशु के नाम से, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं वीरांशु को चाहने लगी थी तब से जब से श्रुति ने अपने भाई के बारे में किट्टू को बताया था। लेकिन वह अपनी बेस्ट फ्रेंड को कभी नहीं बताती थी कि वह कहीं ना कहीं अपने भाई को पसंद करती है। कई सालों से किट्टू ने वीरांशु के लिए अपनी पसंद सबसे छुपा कर रखे, लेकिन सम्राट कहते हैं ना भाई को सब कुछ पता चल जाता। वैसे सम्राट को सब कुछ पता चल गया था किट्टू के बारे में, किट्टू की फीलिंग से बारे में, इसलिए वह भी चाहता था कि वह अपने दुश्मनी बोलकर किट्टू की अच्छी जिंदगी की कामना करेगा और उसे दुनिया का हर सुख देगा। इसलिए वह किट्टू को अच्छे से वीरांशु के बारे में सच्चाई बात बोल रहा था ताकि किट्टू भी विराट को समझे, और ऐसा ही हो रहा था। विराट सब कुछ वीरांशु के बारे में बताने के बाद बोलता है तुमने वीरांशु के वजह से अपने बच्चों को अपने से मना कर दिया और तुम्हारे बच्चे इस वक्त बहुत खराब कंडीशन में है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही विराट चुका मुझे फोन आया था, उनकी हालत में थोड़ा सा सुधार आया, लेकिन वह इस वक्त भी अपनी मां को खोज रहे हैं। अगर तुम सारे गिले शिकवे दूर करके अपने बच्चों की खुशी चाहती हो तो अभी के अभी तुम्हें अपने बच्चों के पास और वीरांशु के पास जाना होगा, नहीं तो पता नहीं तुम्हारे बच्चों के साथ क्या होगा। मुझे भी दुख हो रहा है तुम्हारे बच्चों के बारे में सुनकर, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस मामले में, क्योंकि यह तुम्हारा और वेदांशु का अपना मामला
है तुम्हें सुलझाना होगा। एक भाई होने के नाते मैं तुम्हें सारी बातें बता दी है और तुम्हें समझा भी दिया, अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें वीरांशु के साथ रहना है या नहीं। इतना कहकर वह किट्टू के कमरे से चल जाता है। किट्टू के कमरे से निकालने के बाद सम्राट सोचने लगता है, विन क्या उसने ये करके और किट्टू को ये सब बताकर अच्छा क्या वैसे है। उसके कानों में और उसका फोन के बढ़ने की आवाज आती है, जैसे सुनकर उससे होश आता है। वो अपने होश में आकर फोन उठा आता है क्योंकि यह कॉल आदर्श का होता है। फोन उठाकर सम्राट दूसरे तरफ की बातें सुनने लगता है। आदर्श, सम्राट भाई आप कहाँ पर हो? मुझे किट्टू दीदी की चिंता हो रही है, पता नहीं क्यों मैं थोड़ा अजीब लग रहा था, कुछ डर से, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। और आए इस वक्त दिव्या भाभी अपने कम से लंदन से बाहर गई है और दादा दादी की तबीयत अच्छी नहीं है, तो वो सब अपने कमरे में आराम कर रहे हैं और मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। आपका कब आ रहे हो? मुझे किट्टू दीदी से मिलना। वाह, कहाँ पर है वो? ठीक तो है ना? आदर्श की इतनी सारी बातें सुनकर सम्राट के माथे पर बल पड़ जाता है और वो आदर्श को शांत कराते कहता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। विला और हाँ, कीतू से हम लोग कल मिलेंगे क्योंकि इस वक्त की तू आराम कर रही है अपने घर पर और चिंता वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। इतना करके वो फोन कट कर देता। वो आदर्श को नहीं बताता है कि इस वक्त की कैसी हालात है और उसके बच्चों की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आदर्श थे किट्टू की टेंशन लेने लग गया, इसलिए उसने झूठ कह दिया और इतना कहा कि वो वाहन से निकल जाता है क्योंकि उस पता था अभी कि कीतू का क्या फैसला होने वाला है और किट्टू अभी कहाँ पर जाएगी। वही कमरे के अंदर की तू जो काफी देर से वीरांशु के बारे में सोच रही थी। बहुत देर सोचने के बाद वो फैसला लेती है कि वो भी आंसू को एक और मौका देगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं कि दो, ये सोच लेती है कि वो एक आखिरी मौका देगी वीरांश को अपनी जिंदगी में आने के लिए, लेकिन उससे पहले उससे कई सारे पादव वाह पार करने पड़ेंगे और उसे साबित करना होगा कि वह किट्टू के लिए और उसके बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन साथी और पिता बनेगा, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो रहा था कि उसने अपनी वजह से काफी सारे लोगों को चोट पहुंचाया, जैसे वीरांश और उसके अपने खुद के बच्चे जो आए इस वक्त इतनी बुरी हालत में। अपने बच्चों का सोचकर गेट तो बैठ से खड़ी होती है और वो हॉस्पिटल से बाहर जाने लगती है। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद उस सम्राट के बॉडीगार्ड से देखते हैं जो कि शायद उसी की निगरानी के लिए खड़े थे। डेबिट तो इनमें से एक गार्ड को बोलती है, विश्वा भाई प्लीज मुझे गाड़ी की चाबी दे दीजिए, मुझे एक जगह जाना है, ये बहुत अर्जेंट है, अगर मैं अभी नहीं गई तो मैं बहुत चीज खोल सकती हूँ। उस गार्ड जिसका नाम विश्वा था वो किट्टू को अच्छे से जानता था और सम्राट ने उस पहले ही बता कर रखा था कि कीतू उससे गाड़ी की चाबी मांगेगी और वो उस जाने दे। तभी विश्वास एक गाड़ी की चाबी दे देता है और केतु वाहन से गाड़ी लेके निकल जाती है अपने एक नए सफर पे। लेकिन इस नए सफर में उसको काफी सारे परेशानियां और कठिनाइयों का सामना होगा। क्या होगा आगे? क्या वीरांशु को कीतू ने माफ कर दिया? क्या केतु अपने बच्चों से मिल पाएगी? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। अभी आगे कुछ देर बाद वीरांशु का बच्चों का कमरा है। इस वक्त बच्चों को होश गया था, लेकिन वो अपनी मामा रेड लगाए थे क्योंकि उन्हें अपने मामा से मिलना था, लेकिन उनके बाबा उन्हें अपनी मम्मा से नहीं मिलने दे रहे थे। इसके वजह से बच्चे बहुत ज्यादा ही रोने लगते हैं, जिसे देखकर वीरांशु तो अपने आप पर बहुत ज्यादा तरस से रहा था और वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा लाचार पिता महसूस कर रहा था अपने आप को। ऐसा लाचारिता जो अपने बच्चों की एक खुशी को भी पूरा नहीं कर सकता, जिसे सोचकर यह वीरांशु को अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और बच्चे और वीरांशु जैसे ही कमरे की तरफ देखते हैं तभी वो लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वाहन और कोई नहीं कीतित होती है, जो हौफते ही कमरे के अंदर आकर अपने बच्चों को जोर से गले लगा लेती है क्योंकि कद्दू अपने बच्चों से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेसब्र थी और जैसे ही वह अपने बच्चों को देखती है वैसे ही उन्हें जोर से गले लगा लेती है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं अपनी मां को गले लगाकर देखकर। तभी वीर कहता है, मम्मा आपका ये चले गए थे, हम आपको बहुत ज्यादा मिस की है, आप हमें कभी छोड़ के मत जाना। तभी कृष्ण भी कहती है, हाँ
मामा आपने जानते हैं आपके बिना हम लोग रह नहीं सकते, हमें नहीं चाहिए कोई, हमें बस आप चाहिए मम्मा, आप हमारे साथ ही रहना। तभी किट्टू अपने बच्चों के प्यो फेस पर किस करके कहती है, हाँ बच्चों मैं तुम्हारे साथ ही अभी से रहूंगी और तुम्हारी मम्मा तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। क्योंकि वो अपने बच्चों को जोर से फिर से गले लगा लेती है, जिसे देखकर वीरांशु और बच्चे दोनों खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद बच्चों का घर आया। इस वक्त किट्टू अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, क्योंकि उस डॉक्टर से सब कुछ पता चल गया था कि बच्चों की अभी तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जिसे सुनकर किट्टू अपने हाथों से अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और उन्हें खिलाने लगती है। बच्चों को खिलाने के बाद अपने बच्चों को वो दवाई देती है। आए इस बीच भी से कुछ कही थी ना ही वीरांशु किट्टू से कुछ कहने की हिम्मत कर रहा था, वो सिर्फ किट्टू को ही देख रहा था जो अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी। दवाई देने के बाद किट्टू अपने बच्चों को चलाने लगती है और बच्चे अपनी मां के गोद में आराम से सर रखकर धीरे धीरे करके नींद की आगोश में चल जाते हैं, जिससे देखकर किट्टू मुस्कुराने लगती है। आए इस बीच उसका ध्यान कमरे में बैठे वीरांशु पर ही था, जो कि वाहन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बच्चों के सो जाने के बाद राउंड 2 वाहन से दुखी में से जाने लगता है, क्योंकि ट्यून न है वीरांशु को देखा था नहीं उससे कोई भी बात की थी, जिससे वीरांशु को उस देखना नहीं चाहती है, इसलिए वो उदास में से वाहन उस जाने लगता है। तभी उसके कान में किट्टू की धीमी आवाज आती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन यहाँ बच्चे सो रहे हैं इसलिए हमें बाहर जाके बात करनी होगी। अंशु को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि किट्टू उससे क्या बात करने वाली। उसे तो लग रहा था कि फिर से किट्टू उससे अपने से दूर रहने के लिए बोलेगी। इसके लिए वो उदास होने लगता है, क्योंकि उस लग रहा था कि पहले जो कीते तो थोड़ा बहुत बात कर लेती थी और उससे वो भी नहीं करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा वो समझ रहा था। शायद आज उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। क्या होगा आगे, क्या माफ करेगी, क्या आदर्श को पता चल पाएगा उसकी बहन के साथ क्या हुआ। अभी तक हमने पढ़ा कीजिए तो बुलाती है कुछ बातें करने के लिए, लेकिन भी अंशु गला समझ लेता है। उस लगता है कि किट्टू उससे और दूर होने वाली है, जैसे सोच सी वो उदास हो जाता है। वो कि ऊपर कोई भी बल का उपयोग नहीं करना चाहता था, जैसे कि और दुखी माइल ऐसे भी विराट उसके साथ काफी कुछ कर दिया था, जैसे किट्टू को ये सब कुछ सहाना पड़ा था। अभी आगे स्टडी रूम में थे तभी की टीटू कहती है, देखो मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया और यह फैसला हम दोनों की जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम मेरे स्पेशल में को हाँ बोलते हो तो ये हम दोनों के लिए सही रहेगा और हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए भी। सब कुछ बोल रही थी। इसके बीच वीरांशु अपनी आंखें और अपनी मुट्ठी दोनों जोर से कसे तकी। उस अभी लग रहा था कि किट्टू कुछ ऐसा कहने वाले जिससे वीरांशु को बहुत दुख होगा और किट्टू से दूर जाने वाली है, जिसे सोचकारी उसको बहुत दर्द होता है। उसके दिल में अभी किट्टू कुछ ऐसा कहती है जिससे वीरांशु चौंक जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है और वो खुश हो जाता है। किट्टू देखो मैंने बहुत देर तक सोचा था और अभी मैंने फैसला ले लिया है कि मैं एक मौका दूंगी। भले ही तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगी। लेकिन इसके बाद अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी और यह मेरी लास्ट वार्निंग होगी। ऐसा मत सोचना कि यह एक मौका मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लिया है। मैं अपने बच्चों यह फैसला ले रही हूँ। हेरे अंशु तो बस एक मौका मिलने पर एक खुश हो गया था। वह खुशी से इतना पागल हो जाता है, इतना पागल हो जाता है कि वो किट्टू को गले लगा लेते हैं और उस जोर से गले लगाकर बोलता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुमने इतना ही बोल दिया, मुझे लग रहा है कि मैं आप जान से मर सकता हूँ। तुम नहीं जानती कि मैं आज कितना खुश हूँ तुम्हारे सिर्फ एक ही बात सुनकर। थैंक यू सो मच इतना क्या है कि वो और जोर से किट्टू को गले लगाकर उसके प्योर चेहरे पर बहुत सारी किसेस की बरसात कर देता है। वीरांशु के आए इस बदले व्यवहार से किट्टू पूरा चौंक जाते। उस यकीन नहीं हो रहा था कि विराज जो ऐसा कर रहा है, क्योंकि हमेशा अंशु उस थोड़ा दूरी रहता था। वो तो उस दिन किट्टू के साथ उसने जो किया आईएसआई के वजह से किट्टू से दूर थी, लेकिन आज वीरांशु ने जो किया ना उस देखकर किट्टू पूरा चाह हो जाती है और उसकी ऐसी हरकतें देखकर किट्टू के गाल लाल हो जाते हैं और वो उससे दूर हटते कहती है, मैंने
तुम्हें एक मौका दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगे। वो ये सब थोड़ी नाराजगी से कह रही थी और उसका पूरा चेहरा लाल पड़ा हुआ था। वो अपनी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। किट्टू के दूर हटाने से वीरंश वो हो जाता है और वो उस सॉरी कहता है, वो मुझे माफ़ कर देना। वो मैं इतना खुश हो गया था कि एक्साइटमेंट में मुझसे ये सब हो गया। मैं आपसे कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसा पक्का? तुम्हारी मर्जी का, तो तुम्हें मैं छूऊंगा फिर नहीं। जैसे सुनकर किट्टू के और गल लाल हो जाता है तभी वो किड वीरंशु से दूर भगाते कहती है, अच्छा ठीक है, अभी मैं बच्चों के पास जा रही हूँ, बहुत जग गए होंगे। तभी वीरांशु से रोते कहता है, अभी तो वो लोग सोए थे, वो अभी नहीं जगह होंगे। तभी आती है, तो तुम क्या चाहते हो? तभी बना चुका था, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहते हूँ और तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या फील करता हूँ। लेकिन किट्टू बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, इसलिए वो वाहन से भाग जाती है। जैसे देखकर वीरंशु मुस्कुराते कहता है, ये अभी भी बच्ची है, ऐसे ही थे बेजता है। शाम का वक्त आया। इस वक्त बच्चे गार्डन एरिया में खेल रहे थे और वीरंशु बच्चों और किट्टू को खेलता हुआ देख रहा था। वो आया इस वक्त इतना कि वो किट्टू के साथ बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो किट्टू को आज सहज नहीं महसूस करवाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स को दबाकर रखा था। किट्टू जो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, उस काफी डर से वीरंशु के नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी, लेकिन उससे इससे ज्यादा शर्म रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए वह इग्नोर करने लगती है। और ऐसे ही आशिक खुशी मजाक में ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। शाम के वक्त में किट्टू और वीरंशु की हेल्थ की झलकी नोक-झोंक वाली बातें चलती हैं और एक ही दिन में काफी नजदीक जाते हैं। किट्टू भी अपनी सारी पुरानी बातें भूलकर ओशो से बात करने लगती है और उससे भी अच्छा लग रहा था। वे करीबी दोस्तों, मुझे पता चला है कि आप लोग को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही, तो मुझे मजबूरन ये स्टोरी को कुछ और एपिसोड में ख़त्म करनी होगी, लेकिन आप लोग चिंता मत करो, आपके अगर यह स्टोरी और पसंद आएगी तो मैं इसका सीज़न 2 भी निकल सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों। अभी तक हमने पढ़ा कि अंशु को माफ कर देती है, उनकी हल्की हल्की बातें हैं चलना शुरू हो जाती है। अभी आगे अगले दिन सुबह उठकर गेट तो अपने बगल में देखते हैं जहां पर उसके दोनों बच्चे सोए थे और आए इस वक्त वीरंशु अपने कमरे में सोया हुआ था, क्योंकि भले ही किट्टू ने उस माफ कर दिया था लेकिन उतनी भी करीबी नहीं थी कि बोलोगे एक साथ एक बेड शेयर कर पाए, इसलिए वो लोग अभी अलग अलग कम है सो रहे हैं। अपने बच्चों को देखकर उनके माथे पर किस करके फ्रेश होने के लिए चल जाती है। कुछ देर बाद किट्टू फ्रेश होकर आती है तो देखते हैं उसके बच्चे अभी भी सोए हैं, तो अपने बच्चों को उठते कहती है, बच्चों स्कूल का टाइम हो गया है, ऊर्जा जल्दी। तभी कृष्ण कहती है, मामा आज स्कूल नहीं जाएंगे। तभी किट्टू कह दिया, काफी दिनों से स्कूल नहीं गए हो आप, तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई है तो अभी तो तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी चॉकलेट बंद करवा दूंगी। चॉकलेट का नाम सुनकर कृष्ण की आंखें खुल जाती है और वो जोर जोर से कहती है, मामा प्लीज मेरी चॉकलेट बंद नहीं करवाना है, प्लीज मामा मैं जाऊंगी। कृष्ण की ऐसी जोर जोर से बोलते सुनकर वीर भी उठ जाता है और वो कहता है, अरे चॉकलेट की बच्ची, तुम्हें इतना जोर जोर से बोलने की क्या जरूरत थी, मेरी दिन खुल गया। तभी किट्टू कहती है, नींद खुल गई तो अच्छी बात है, अभी जाओ और फ्रेश हो जाओ, हमें स्कूल भी जाना है। बच्चे भी आनाकानी करते स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विनाश भी सो अबाउट कर जिम जाता है और वो जिम जाने के बाद फ्रेश होकर जैसे ही नीचे आता है वैसे इसके दोनों बच्चे के साथ साथ उस किट्टू देखती है जो कि उन्हें ब्रेकफास्ट करवा रही थी। तभी वीरंशु भी डाइनिंग एरिया में आकर बैठ जाता है और अपने रसोइया से खाना मांगता है। रसोइया भी वीरंशु का सलाद घस उस निकल कर देता है। तभी बच्चे अपने पापा का खाना देखकर हंसने लगता है, क्योंकि बच्चों का खाना है मेरे इंडियन खाना, आलू के पराठे थे, वो उसके पापा के पास घस पुश देखकर बच्चे हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसपास नहीं पसंद था। और किट्टू भी जब अंशु का ब्रेकफास्ट देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। उस अपने में सोचाती है, आखिर ये इतना घस खा कैसे लेते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता, कितना अच्छा ढेर सारा खाना होता है और इन्हें इतने सारे खाने में घास ही पसंद आता है। तभी किट्टू के कानों में फिर आशु की आवाज आती है जो उसी से पूछ रहा था, क्या तुमने मुझसे कहा? तभी किट्टू हड़बड़ाते कहती है, नहीं
मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा इतना, क्योंकि वो अपने बच्चों को खाना खिलाने लगती है। फिर जब देखता है कि उसके बच्चों की थली में आलू के पराठे हैं तो आलू के पराठे देखकर उसका भी में लालच लगता है, क्योंकि आलू के पराठे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे और उनकी मग भी बहुत अच्छी ए रही थी जिसकी वीरंशु के कान में खुशबू ए रही थी। तभी वीरंशु हिचकी चाहते कहता है, क्या मैं आलू के पराठे ले सकता हूँ? वीरंशु को आलू का पराठा मांगते देखकर कित्तू चौंक जाते हैं, क्योंकि उस नहीं लगा था कि विराट जो उसके पराठे का आएगा, लेकिन वो जल्दी से उससे आलू के पराठे देने लगती है जो कि सामने ही काफी सारा रखा हुआ था। दरअसल वीरंशु को भी कित्तू के हाथ का खाना खाना पसंद था, लेकिन वो कभी उससे मांग नहीं पाया और उसका आज बहुत ज्यादा मैं कर रहा था, इसलिए वो के तो साया आलू के पराठे आज मांग लेता है। पराठों की पहले ही बाइट खाकर वीरंशु की आंखें बंद हो जाती है। उस लग रहा था कि वो अपनी मैं के बने आलू के पराठे का आता है, लेकिन उससे काफी अच्छा टेस्टी लगा था आलू के पराठे। ऐसे ही कुछ देर बाद वीरंशु एक और पराठे मांगता है और कितो से दे देती है। ऐसे करते करते वीरंश 5-6 पराठे खा लेता है, जिसे देखकर गेट तो च जाती है, क्योंकि उससे नहीं लगा था कुरान 5-6 आलू के पराठे खा लेगा, लेकिन वो भी क्योंकि उससे भी पता था कि वीरंशु के उसके आलू के पराठे पसंद दे रहे थे। तभी बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होने लगता है और वह कहती है, बच्चों के स्कूल के जाने का टाइम हो रहा है, आप जल्दी से हाँ तो बोल लीजिए और मैं बच्चों का बाग लेके आती हूँ। तभी वीरंशु कित्तू से कहता है, तुम नहीं खाओगी? तभी किट टुगेदर कहती है, मैं आकर खा लूंगी। लेकिन विराट को अच्छा नहीं लग रहा था कीदों को बिना खाया हुआ बाहर जाता है देख के। तभी गिव वीरंश हो गया था, तुम तब तक एक पराठा खा लो और तब तक मैं बच्चों का बाग भी ले आता हूँ, इससे दोनों का कम हो जाएगा। आज केतु का अभी थोड़ी सी भूख लग रहे थे, इसलिए वो भी ना करती है और आलू के पराठे खाने लगते हैं। कुछ देर बाद आलू के पराठे खाने के बाद वो और बच्चों के साथ स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद वो अपने बच्चों को छोड़े, तभी कित्तू को अपना भाई दिखता है जो कि शायद उसी का इंतजार कर रहा था स्कूल के बाद। तभी कहती है, क्या हुआ आदर्श, तुम यहाँ पर? तब आदर्श कहता है, दीदी आप कहाँ थे? मुझे बहुत डर लगता था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। सम्राट भाई ने मुझे अच्छे से समझा दिया था कि आप देखो, लेकिन मेरा मैं नहीं मैं रहा था, इसलिए आपको देख रहे हैं। ये गया कि आप सही सलामत है या नहीं? तभी कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? आदर्श इतने में कुछ कहा नहीं वाला होता है, वैसे ही उसका फोन बजाने लगता है जो कि और किसी का नहीं श्रुति का होता है। देखती है कि आदर्श बार श्रुति का फोन कट कर रहा है। तब बोलती है, क्या हुआ, तुम श्रुति से बात क्यों नहीं कर रहे? तभी आदर्श कहता है, दी की वजह से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और मैं आए इस लड़की से बात नहीं कर सकता जो ये एक गलत फैमिली के वजह से आपके साथ इतनी बड़ी चीज कर दी। तभी कित्तू आदर्श को समझाते कहती है, देखो इंसान से गलती होती ही रहती है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि उस कितना पछतावा हुआ कि नहीं। अगर उस पछतावा है तो समझ जाओ कि उसकी गलती आधी माफ हो गई, लेकिन हमें अपना कर्तव्य नहीं बोलना चाहिए, उस इंसान को माफ कर देना चाहिए और पिछली सदी बातें भूलकर उसके साथ एक अच्छी जिंदगी बितानी चाहिए। कित्तू की बातें सुनकर आदर्श कहता है, मैं ऐसे कैसे भूल जाऊं और माफ कर दो, आप भी तो नहीं भूल पाए हो, आप भी तो नहीं माफ कर पाए हो। तभी कित्तू आदर्श को समझाते कहती है, मैंने माफ कर दिया, अभी तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी अभी माफ करना होगा, तुम्हें अपने कर्तव्य निभाना होगा। मुझे पता है तुम श्रुति से कितना ज्यादा प्यार करते हो, मेरी वजह से ही तुम मुझसे दूर रहते रहे हो, लेकिन जब मैंने वीरंशु को माफ कर दिया तो तुम्हें भी उससे माफ कर देना चाहिए। तुमने भी उस बहुत ज्यादातर पाया, तुमने जानते हो उसकी क्या हालात हो रही होगी, एक बार कम से कम एक बार उससे बात करनी चाहिए। कित्तू की बात सुनकर आदर्श को भी सब कुछ समझ में आने लगता है और वह भी अपना सर हमें हिलाता है। तभी वीरंशु की आवाज दोनों के कानों में आती है जो थोड़े से जलन में कहता है, आए इस बार वो ज्यादा जल नहीं रहा था, लेकिन वो फिर भी जलन में कहता है, जाने का वक्त हो गया, अभी चलो। हेरे अंशु के बात सुन के तो भी अपना सर हमें हिलाते और वाहन से चल जाने लगती है और एक आखिरी बार आदर्श को कहती है, हो सके तो मेरे लिए ही उस माफ कर दो, इतना कह के वो वाहन से चल जाती है और आदर्श सोचने लगता है। तभी उसका फोन फिर से बनने लगता है जो कि श्रुति नहीं किया था। तभी आदर्श को सोचकर फोन उठता है और आगे की बातें सुनने लगता है। तभी श्रुति कहती है, आदर्श तुम कहाँ हो, क्या तुम लंदन गए हो? मुझे किसी से पता चला कि तुम इंडिया में नहीं
हो, तुम कहाँ पर गए, तुम ठीक हो ना, काफ़ी दिनों से तुम्हें देखा नहीं है तो मेरा मैं नहीं लग रहा, मैं जानती हूँ तो वो से बात नहीं करोगे लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, बस एक बार बोल दो कि तुम ठीक हो, इतने में मैं खुश हो जाओगे। तब आदर्श श्रुति से आराम से कहता, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बता दून कैसे हो। आदर्श को इतने अच्छे से बात करता हुआ देखकर श्रुति चौंक जाती और वो कहती है, क्या मेरी बात आदर्श से ही हो रही है? अरे मैं अभी पागल हूँ, अभी तो तुमने बोला वो पूरा 57 में चल जाती है, क्यों, क्या इससे पहले आदर्श ने इतने आराम से उससे कभी बात नहीं की थी? तभी आदर्श से कहता है, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन अभी मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अभी कभी नहीं दुख दूंगा, मैं भी तुम्हें एक मौका दूंगा। और श्रुति, हो जाओ, माफ कर देना, मैंने तो बहुत परेशान किया। आदर्श कैसे बातें सुनकर श्रुति रोते कहती है, तुमने जानते मैंने आईएएस पाल का कितने दिनों से इंतजार किया था और मेरा इंतजार रंगला है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, थैंक यू सो मच। इतना करके वो रोने लगती है और श्रुति को रावाता देखकर आदर्श के भी आंखों से आंसू निकलने लगता है। वो कुछ नहीं किया था, इस वक्त वो दोनों ये कैसे मजेदार पे खड़े थे जहाँ पर दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन दोनों खोज से दोनों ने एक दूसरे को माफ करके दोनों को अपना लिया था। वहीं दूसरी तरफ इंडिया मुंबई कित्तू का घर, कुछ दिनों से कृष्णमूर्ति की तबीयत खराबी हो रही थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक तो उन्होंने अपनी बेटी को अपने से दूर कर दिया है, आए इस घर से धक्के मार के निकल दिया, अपनी बेटी की एक भी बात नहीं सुने और ऊपर से उनका बेटा भी आए इस वक्त उन्हें कुछ नहीं बताया हुआ कि वह आए इस वक्त कहाँ है, 4 दिनों से वह मिल नहीं रहा है, पता नहीं कैसा होगा। जब भी मैं उस कॉल या मैसेज करता हूँ तो वो मुझे बोलता है मैं अभी दूसरी जगह आया हूँ, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि मैं कहाँ पर हूँ। ये सब सोच सोच के मेरा सिर दर्द करता है। कृष्णमूर्ति जी अपनी वाइफ को अपने सर पकड़ाते ये सब बताते हैं, तभी शादी हमारे कर्मी जो हमने बोया वही पाया, हमने अपनी बेटी को अपने से दूर कर दिया है, ऐसा लिए हमारा बेटा हमसे दूर हो गया। तभी कृष्ण कहते हैं, हाँ तुम सही कर रहे हो, मुझे बहुत है जी, नहीं खाऊंगा। कृष्णमूर्ति की पत्नी बोलते हैं, और फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक नया एक दिन अब्बास इस्लाम है उस पाल का इंतजार करे। भगवान की तरफ देखने लगते हैं जो कि सामने ही उनकी काफी सारी तस्वीरें लगी हुई थी और दोनों हाथ जोड़ के अपने बच्चों की सलामी के लिए दुआ मांगने लगते हैं। वही श्रुति भी आज काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उस यकीन नहीं हो रहा था आदर्शों से माफ कर दिया है, उसने तो सोच भी लिया था कि वो आदर्श के इंडिया आने के बाद उस काफी सारी बातें करे, उससे समझाएगी। यही सब सोचकर श्रुति वाई दूसरी तरफ अंशु की जिंदगी भी काफी अच्छे से चल रही थी, ना ही अंशु को किसी चीज की चिंता थी ना ही कीतू किया। धीरे धीरे दोनों करीब आ रहे थे, धीरे धीरे दोनों की बातचीत हो रही थी और आजकल विराम शो कित्तू के साथ उसके बच्चों के कमरे में ही सोता था, जिसे उस बहुत सुकून की नींद आती थी जो कि वो पहले ही खो गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोपहर का वक्त आए। इस वक्त तो और वीरंशु किसी सिलसिले में बात कर रहे होते, तभी विराट शो को कहता है, हमें एक जगह पर जाना है तो तुम एक कम करो, तुम ना तैयार हो जाओ, हमें किसी का फंक्शन में जाना है। तभी कित्तू कहती है, अभी आपने मुझे पहले नहीं बताया। तब भी फिर अंशु कहता है, वो मैं भूल गया था, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी के अभी निकलना होगा। कित्तू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर से उस आज वीरंश कुछ बदला बदला सा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, अपना सर हाँ महिला आती है और वाहन से चल जाती है। तैयार होने के बाद जैसे ही वह अपने कमरे में आती है वैसे ही उस दिखता है कि उसके कमरे में एक लाल का लटका सदी है, उसके साथ साथ काफी सारे श्रृंगार भी है, जिसे देखकर कीतित बहुत खुश हो जाती है क्योंकि कितने दिनों बाद उससे ये सब दिखे थे। और वो थोड़ा चौंक भी जाती है क्योंकि आज के दिन लाल लाल और प्योर श्रृंगार तो वो थोड़ा च जाती है, लेकिन वो अपने दिमाग को झटकती है और तैयार होने निकल जाती है। तैयार होने के बाद कित्तू अपने कमरे से बाहर आती है और देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा अंधेरा ही था। वो ये देख के चौंक जाती है, लेकिन वो वीरंशु को बुलाते कहती है, वीरंशु आप कहाँ हो, मैं तैयार हो गई, आपको जाना था ना। तभी उसके पीछे से वीरंशु की आवाज आती है जो कि उसके पीछे ही खड़ा था कमरे के बाहर, क्योंकि वो कित्तू का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और कित्तू को लाल सदी और प्योर श्रृंगार में देखकर वीरांशु से देखता ही रह जाता है क्योंकि तू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, अंधेरे में भी उसका पूरा बदल चंद जैसा क्षमा करा था। तभी कित्तू
किट्टू कहती है ये यार चारों तरफ अंधेरा अंधेरा क्यों है। तभी वीरेंशु कहता है वो शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी तो चलो आगे। इतना करके वो किट्टू को नीचे ले जाना लगता है और जैसे हैं कि जो नीचे जाती है वो पूरा चौंक जाती है। आखिर क्या देखा होगा किच्चू ने, आखिर क्या सरप्राइज ले जाने के लिए बन रहा है हमारे साथ। धन्यवाद। प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर देता ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और दोस्तों अगर आप किट्टू का रेड कलर का साड़ी का लुक अगर देखना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले। वहां पर मेरे हाइलाइट्स पर आपको किट्टू का साड़ी का लुक दिख जाएगा जिसमें किट्टू बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही।